तो हेलो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट करने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो मतलब 1 घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और केमिस्ट्री पूरे साइंस क्लास 10th का साइंस का सबसे इजी चैप्टर में से एक चैप्टर है। और ये हर साल तकरीबन 6 से 7 मार्क्स का इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल 12 एक्टिविटीज़ है, 12 एक्टिविटीज़। और उसमें से एक ना एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन छपता ही छपता है क्लास 10th के पेपर में, जो बोर्ड का पेपर होता है, फाइनल पेपर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, तो आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो, फुल आफ्टर फुल स्कोर कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन ये चैप्टर तो पढ़ेंगे ही, बट मैं आपको साथ में एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी कराता जाऊँगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चैप्टर को पूरा क्लियर समझेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं है उसके अलावा भी आपको एग्जाम्पल देके क्लियर करूँगा कॉन्सेप्ट को। और सारी एक्टिविटीज़ को पूरा डिटेल में समझेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2025 में होने वाला है उसमें आपका एक भी मार्क्स इस चैप्टर से कटे नहीं। ठीक है, तो सारे नंबर आपके इस चैप्टर से पक्के होने वाले हैं ये चैप्टर। ठीक है, तो यार यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए आप इस वीडियो को 1.25x पे भी देख सकते हो और 1.5x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन की द प्रोसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, इसी को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देके देख लेते हैं कि ये हमारा एक सब्सटेंस है ए और ये किसके साथ रिएक्ट किया, बी के साथ। तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन गया ए बी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे कि मतलब 2 और मोर सब्सटेंस। ठीक है, इसमें ऐसे भी हो सकता है ए बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो मैं आपको सारी डेफिनेशन भी बताऊंगा ताकि आप बोर्ड में अच्छे से लिख पाए। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? केमिकल इक्वेशंस है मतलब इन्हीं सब्सटेंस को, मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन, द सिम्बॉलिक फॉर्म, represent the chemical reaction into symbolic form using symbols and formulas. okay, ठीक है, तो ये था केमिकल इक्वेशंस, इसी को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हम इस पैराग्राफ की। सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो पैराग्राफ है आपका, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1-2 चीज़ दे रखी है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस बता रखा है। तो सबसे पहले द चेंजेस, इसकी डेफिनेशन लिख लो, चेंजेस इज़ रिवर्सिबल। ठीक है, चेंजेस इज़ रिवर्सिबल इज़ नोन एज क्या, फिजिकल चेंज। ये ऐसे चेंज होते हैं जिसके जो चेंजेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। जैसे हम एग्जांपल देके लिख लेते हैं, आपने रेफ्रिजरेटर में क्या रखा है, वाटर को रखा है। ठीक है, वाटर को रखा है तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। फिर आप उससे बाहर निकालोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, आइस से वाटर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल है। इसके फिजिकल चेंज में जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं H2O जो लिक्विड था वो यहाँ पर क्या हो गया, H2O सॉलिड में चेंज हो गया। और फिर से H2O सॉलिड किस में चेंज होगा, H2O लिक्विड में चेंज होगा। तो यहाँ पर कंपोजिशन में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये प्रोसेस क्या होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल चेंज की बात कर लेते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज किस में होता है, केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे होता है। ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ऐसे चेंजेस जो इरिवर्सिबल हो। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन। उसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं, रैपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट्स का पकना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने रैपनिंग ऑफ बनाना देख लिया। तो बनाना एक बार पक जाता है फिर से वो रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार यहाँ पर आयरन की रॉड पे जंग लग जाता है तो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर केमिकल चेंज के एग्जांपल है जो फिर से चेंज नहीं हो सकते एक बार चेंजेस होने पर। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कंपोजिशन में चेंज होता है, कंपोजिशन में चेंज होता है। जैसे कि H2 + O2 मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। यहाँ पर क्या, दो कंपोजिशंस मिलके एक न्यू कंपोजिशन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर केमिकल चेंज है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको इतना ही कहता है कि मतलब यहाँ पर कंपोजिशन या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बताया गया। यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फूड गेट डाइजेस्ट इनटू अवर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर ये वी आर रेस्पायर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ जो यहाँ पर बोर्ड में बार बार पूछा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ।
ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में सबसे पहले रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशंस और यहाँ पे ब्रीथिंग। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में, तो ठीक है ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, विच इज़ एग्जाम्पल रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है और कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेस्पायरेशन देख लेते हैं। रेस्पायरेशन क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसके साथ ऑक्सीजन का मिलना और उसमें क्या CO2 और प्लस H2O में ब्रेक डाउन होना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं रेस्पायरेशन, जिससे क्या एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो हमारे बॉडी में जाके, उसके बाद क्या होती है यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या है हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन आपका एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ब्रीथिंग की बात कर लेते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं तो फिर क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है, लंग्स में जाने के बाद हम उस CO2 को रिलीज करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पर हमारे बॉडी के फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर से हम उसी स्टेट में वापस से आ जा रहे हैं जब हम रिलीज करते हैं। बट यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब बात कर लेते हैं हम एक्टिविटी 1.1। यहाँ पर मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाहर वाला कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं एक्टिविटी 1.1। 1.1 एक्टिविटी क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है। यहाँ पर आपको दे रखा है एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, रबिंग बाय ए सैंड पेपर, ठीक है। इसको सैंड पेपर से रब क्यों किया गया है, मतलब क्लीन क्यों किया गया है, तो ये जो ऑक्सीजन एटमोसफेयर में होती है, O2 होती है, जो यहाँ पर क्या होती है मैग्नीशियम रिबन के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है और इसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, लेयर का। उस लेयर को क्या कहते हैं, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, तो इस पर आप बता सकते हैं कि एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, उस लेयर को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर करती है। ये लेयर क्या करती है, प्रिवेंट करती है, किसको प्रिवेंट करती है, कंबशन को प्रिवेंट करती है। कंबशन को प्रिवेंट करती है, मतलब जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर इस फायर बर्नर के पास लेके जाओगे तो ये मैग्नीशियम रिबन अच्छे से जलेगी नहीं। जब आप क्लीन करके लेके जाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो इसके ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिख लो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको क्लीन करना है, क्योंकि क्या एक लेयर बनती है MgO की, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेयर बनते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिख लो। उसके बाद जब आप इसको बर्न करोगे तो एक वाइट पाउडर का फॉर्मेशन होगा, वाइट पाउडर का फॉर्मेशन होगा, उसी को क्या बोलेंगे, MgO बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जलेगी जब कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, डेजलिंग वाइट फ्लेम। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो इस एक्टिविटी का ये था, यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन बार बार एग्जाम में कई बार पूछा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम चेंज इनटू द वाइट पाउडर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वाइट पाउडर में चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं, MgO, ठीक है। दिस पाउडर इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज अ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रिवेंट इन द एयर, ठीक है, प्रेजेंट इन द एयर। तो यही था एक्टिविटी 1.1। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी 1.2 की। एक्टिविटी 1.2 यहाँ पर क्या कहती है, टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर आपको एक लीड नाइट्रेट लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद क्या करना है, ऐड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। इसका ऑब्जर्वेशन लिख लेते हो। यहाँ पर मैं आपको इसका ऑब्जर्वेशंस बता देता हूँ इस एक्टिविटी का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको लीड नाइट्रेट लेना है। तो लीड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, ठीक है, ये क्या है आपका लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट, ठीक है। आप यहाँ पर नोट्स साथ में बताते जाना ताकि आपका एक तो मतलब लास्ट में रिवीजन करने के लिए नोट्स बच जाए, ठीक है। लीड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट किया, यहाँ पर पोटाशियम आयोडाइड के साथ, KI के साथ, यहाँ पर आपको KI के साथ यहाँ पर आपका रिएक्ट किया गया है। इसको रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, PbI2 का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं, लीड आयोडाइड, ठीक है, लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ KNO3 का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लीड आयोडाइड है ये क्या है, सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है। क्या है, सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे, जो सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, यहाँ पर जो सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे, पेरिसिपिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरिसिपिटेट। ये आप ध्यान रखना, पेरिसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। तो इसका ये जो पेरिसिपिटेट है इसका क्या कलर होगा, ये येलो कलर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब हम लीड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर
PbI2 का फॉर्मेशन होता है और ये किस कलर का होता है, येलो कलर का पेरिसिपिटेट बनता है, पेरिसिपिटेट येलो कलर का बनता है। तो यही इसका पूरा मतलब ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पर आप लिख लेना, कहीं पर आप नोट्स बना लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिविटी 1.3, ठीक है, एक्टिविटी 1.3 इसका मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आगे क्या यूज़ होगा इस चैप्टर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एक्टिविटी 1.3। इसमें क्या बोला गया है, एक्टिविटी 1.3 में बोला गया टेक ए जिंक ग्रैनुअल्स। आपको क्या करना है, जिंक ग्रैनुअल्स को लेना है कॉनिकल फ्लास्क में और टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। एड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस इन दिस टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या करें, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि मतलब जिंक ग्रैनुअल्स के अराउंड क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछा है टच द कॉनिकल फ्लास्क टेस्ट ट्यूब, इज देयर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरा आपको इसका ऑब्जर्वेशन लिखा लेता हूँ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर आप लिख लेना जिंक ग्रैनुअल्स को किस में ऐड किया गया, HCl में ऐड किया गया और किस में, H2SO4, ठीक है, H2SO4। ये दोनों केमिकल कौन से हैं, यहाँ पर डाइल्यूट है, ठीक है। डाइल्यूट मतलब इसका जो पावर होगा वो थोड़ा सा कम होगा। कंसनट्रेटेड एक एसिड होता है, एक डाइल्यूट एसिड होता है। इसमें जो डाइल्यूट होता है उसका pH कम होता है, जो कंसनट्रेटेड होता है उसका pH ज़्यादा होता है, ठीक है। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, हम यहाँ पर इसको HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, ZnCl प्लस H2 गैस निकलती है, ठीक है। जब यहाँ पर ये फ्लास्क है, ठीक है, फ्लास्क में अपने क्या दिया, जिंक ग्रैनुअल्स को ऐड किया है, ठीक है, जिंक ग्रैनुअल्स को ऐड किया है। तो जिंक ग्रैनुअल्स के जो अराउंड होता है, यहाँ पर अराउंड क्या बनता है, एक बबल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं, बबल्स। तो यही क्या होती है, H2 गैस होती है, जो यहाँ पर जिंक ग्रैनुअल्स को यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तब यहाँ पर रिलीज होती है ये H2 गैस। आपको यहाँ पर एक चीज़ और नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, जब भी किसी भी रिएक्शन में H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, H2 गैस रिलीज हो रही है, किसी भी रिएक्शन में H2 गैस रिलीज हो रही है, तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और क्या पूछा था, इसमें एनी टेम्परेचर चेंज, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर इसका इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन थी। यहाँ पर आपको बबल्स मिल जाएंगे, बबल्स किसके बनेंगे, यहाँ पर H2 गैस के बनेंगे। H2 गैस अगर किसी भी रिएक्शन में रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। और इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब सारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी हमने यहाँ पर पढ़ ली, तीनों एक्टिविटी पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की, कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ड में कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टेट में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड यहाँ पर H2 लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ये यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज इन कलर, यहाँ पर मैंने आपको वो एग्जाम एक्टिविटी हमने 1.2 देखी, उसमें येलो कलर का पेरिसिपिटेट बन रहा है लीड आयोडाइड का, तो यहाँ पर कलर में चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो रही है जब हमने जिंक ग्रैनुअल्स को ऐड किया, तो मतलब यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज का भी हमने यहाँ पर जिंक ग्रैनुअल्स वाले एग्जाम्पल एक्टिविटी में देख लिया। तो ये सारे चेंजेस जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना या मतलब सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने कोई तरीके को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या करना है, आपको वर्ड इक्वेशन में लिखना है, ठीक है, वर्ड इक्वेशन में लिखना है। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन सेंटेंस इन क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। ये भी थोड़ा ये काफ़ी लंबा है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको क्या किया, ये क्या है आपकी वर्ड इक्वेशन, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर अब हम कुछ कॉन्सेप्ट कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लेना, द सब्सटेंस विच इज पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के बाद जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसी को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका हमेशा रिएक्टेंट होगा और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि यहाँ पर A + B = यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है AB, तो ये यहाँ पर A और B क्या है,
आपके रिएक्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके हमेशा रिएक्टेंट होंगे और राइट हैंड साइड में आपके हमेशा प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको साफ शब्दों में लिखा होगा द सब्सटेंस विच अंडरगो केमिकल चेंज रिएक्शंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर रिएक्टेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड होगा वहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एरो होता है वो आपका क्या डिटरमाइन करता है, यहाँ पे क्या डिफाइन करता है कि रिएक्शंस लेफ्ट टू राइट जा रही है, जिस साइड एरो होगा उसी साइड रिएक्शन जा रही है। यहाँ पर एरो हेड पॉइंट्स दैट रिएक्शंस गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड से रिएक्शन कहाँ जा रही है, राइट साइड में जा रही है। ठीक है, अगर आपका एरो ऐसे है तो मतलब यहाँ पर राइट हैंड साइड से रिएक्शन आपकी कहाँ जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है। तो मतलब इतना अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो आपका काफ़ी है बोर्ड एग्जाम के लिए, मिड टर्म के लिए भी आपको मतलब केमिस्ट्री मतलब लाइन टू लाइन पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, अगर आपने केमिस्ट्री का 2024 का पेपर एनालिसिस नहीं देखा तो देख लेना, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, वो काफ़ी इसमें मैंने बता रखा है कि केमिस्ट्री से इस साल कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखनी है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर वर्ड इक्वेशन लिखी थी उसी को यहाँ पर सिंबल्स के फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो मैग्नीशियम को यहाँ पर Mg के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पर O2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को यहाँ पर MgO के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को यहाँ पर सिंबल के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के तरीकों ही क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है केमिकल रिएक्शंस मेड मोर कंसाइज। ठीक है, इसको मोर कंसाइज करना है, केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर हमने वर्ड की जगह यहाँ पर क्या लिख लिया, केमिकल फार्मूला लिख लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर अ रिएक्शंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर दो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का किसी में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, वाई वी नीड बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 9th में बात कर ले। 9th में आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये वाला आपने लॉ पढ़ा होगा क्लास 9th में। ये लॉ क्या कहता है, द मास इज़ नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो इन दोनों का मिला के मास होगा, मान लो ये 100 ग्राम है, तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो भी यहाँ पर 100 ग्राम का ही बनेगा। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर रिएक्शन हुआ, इसमें से मतलब 1 ग्राम यहाँ पर गैस बन के उड़ गया तो यहाँ पर 90 ग्राम बन गया, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर रिएक्शंस का मास होगा, रिएक्टेंट का मास होगा, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जो मास ऑफ प्रोडक्ट है, मास ऑफ रिएक्टेंट है, वो इक्वल किसके होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ एटम्स की। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट के होंगे वो नंबर ऑफ एटम, ठीक है, प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। तो इसी को मतलब जैसे कि यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी। बैलेंस मतलब एटम्स को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जिंक को किसके साथ रिएक्ट किया गया, सल्फ्रिक एसिड के साथ। यहाँ पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो यहाँ पर कि जिंक। ठीक है, तो हम बैलेंस करने के लिए आपको एक टेबल बना लेना है सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पर जिंक है, उसके बाद H है, यहाँ पर कौन कौन से रिएक्टेंट यूज़ हुए, तो ये सारे रिएक्टेंट इसमें यूज़ हुए। तो रिएक्टेंट, तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो जिंक में यहाँ पर देख लेते हैं एक एटम प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर, और प्रोडक्ट में देख लेते हैं तो प्रोडक्ट में भी 1 एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जिंक जो एलिमेंट है ये यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 प्रेजेंट है। ठीक है, 2 एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पर रिएक्टेंट में भी 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बैलेंस्ड है। ठीक है, सल्फर की बात करते हैं। सल्फर यहाँ पर 1 रिएक्टेंट में प्रेजेंट है और 1 यहाँ पर प्रेजेंट है प्रोडक्ट में।
अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना परसेंट है रिएक्टेंट में, 4% है, और प्रोडक्ट में भी यहाँ पर कितना परसेंट है, 4% है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। तो ये पूरी केमिकल इक्वेशन जो यहाँ पर दे रखी है, पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, आपको कोई नीड नहीं है बैलेंस करने की। अब यहाँ पर हम एक एज आ एग्जाम्पल आपको बताऊँगा, जो बैलेंस करके बताऊँगा तो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th में यहाँ पर कोई बैलेंसिंग करने का कोई ऐसा कोई मेथड नहीं दे रखा हुआ। सिंपल मतलब यहाँ पर आपको एक मेथड यूज़ करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं दे रखा जिससे आपको यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेप बाइज इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको खुद ही समझा देता हूँ, फिर यहाँ पर जो NCERT में लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है Fe को रिएक्ट किया है किसके साथ, यहाँ पर Fe को रिएक्ट किया है H2O के साथ, और उसके बाद फॉर्मेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर Fe3O4 का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस करना है। तो हम अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज में सबसे ज़्यादा एटम किसके पास है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 4 एटम है, सबसे ज़्यादा एटम है। तो हम यहाँ से बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे, इस एटम को बैलेंस करना, इस कॉम्प्लेक्स एलिमेंट को यहाँ पर बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कितने एटम है, 4 एटम है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे कि यहाँ पर 4 है, और अगर यहाँ पे जैसे कि 4 एटम है, इसके आगे हमने 2 लगा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × 8 एटम हो जाएंगे इसके आगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, अगर आप मतलब किसी भी एलिमेंट के सामने अगर 2 लगा दोगे या 3 लगा दोगे, तो वो उसके सब्सक्रिप्ट के साथ, नीचे जो सब्सक्रिप्ट लिखा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर टोटल एटम बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 4 एटम है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर H2O के पास कितना एटम है, यहाँ पर एक ही एटम है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको H2O को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आयरन की। आयरन के पास यहाँ पर कितने एटम है, 3 एटम है, 3 एटम आयरन के पास है। तो यहाँ पर हम आयरन को देखते हैं, तो आयरन के पास कितने एटम है, यहाँ पर 1 एटम है। तो 1 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन भी यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने ऑक्सीजन को यहाँ पर 4 किया था, 4 एटम किए थे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का 4 × 2, ठीक है। तो ये कितना यहाँ पर हो चुका था, 4 × 2, ठीक है। 8 एटम यहाँ पर हाइड्रोजन के हो चुके थे, पर यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने एटम है, 2 एटम हाइड्रोजन के हो चुके। तो इसको 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं 3Fe + 4H2O, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Fe3O4 + 4H2। तो ये यहाँ पर आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम एटम आपके रिएक्शंस में किसके पास है, केमिकल रिएक्शंस में, उसी से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब हम फिर से आपके NCERT पे चलते, जो NCERT में दे रखा है यहाँ पर स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर स्टेप दे रखा है जो आपकी केमिकल इक्वेशन है। फिर आपको क्या लिखना है, उसके एटम लिखने हैं। एटम इस ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद जो मतलब मैंने आपको बताया कि सबसे मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम, उसके साथ यहाँ पर मैक्सिमम में स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपने 4 लगा लिया। 4 लगाने के बाद यहाँ पर उसके बाद मिनिमम, उसके बाद उसी एटम के जितने भी यहाँ पर एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 लगा दिया, आप देख सकते हैं 4 लगा दिया, और यहाँ पे 4 आ गया। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द हीट ट्रायल मेथड, जो केमिकल यहाँ पर आपके क्लास 10th में दे रखा है। एक और यहाँ पर मेथड होता है यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का, उसको कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक मेथड, जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, आपको उसको फॉलो नहीं करना। मतलब यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशंस बनेगी, xy = 4x + y = 3। तो ये सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा जी, इसलिए इस मेथड को अवॉइड करो। मैं आपको लास्ट में ये मेथड भी बता दूंगा, बट अभी के लिए इसको अवॉइड करो, ठीक है। अब क्या करना है, राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होगा कि क्या भैया हम बोर्ड एग्जाम में अगर किसी केमिकल रिएक्शन के स्टेट को लिखना भूल गए। स्टेट क्या होता है, जैसे कि S का मतलब होता है सॉलिड स्टेट, ठीक है, लिख लेना। L का मतलब होता है लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट। AQ का मतलब होता है क्या, एक्वस, और G का मतलब होता है यहाँ पर गैसियस स्टेट, ठीक है। ये 4 स्टेट जो आपके केमिस्ट्री में क्लास 10th में है, ठीक है। अब भैया सॉलिड स्टेट तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस में दे रखा होगा तो पहचान जाएंगे, बट एक्वस को कैसे पहचानेंगे कि ये एक्वस फॉर्म में। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके बोर्ड में आता है और ऐसे दे रखा है कि, मान लो ऐसे दे रखा है कि मतलब जिंक सॉल्यूशन, ठीक है, मान लो जिंक सॉल्यूशंस,
प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा पूछा जाए कि सॉल्यूशन वर्ड आ रहा है किसी भी क्वेश्चंस में, तो जो एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब में वो हमेशा एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस वर्ड मिल जाता है तो वो हमेशा एक्वस फॉर्म में होगा, आपको इससे पहचानने में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो जो आयरन है, यहाँ पर आयरन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, H2 यहाँ पर गैसियस फॉर्म में, Fe3O4 यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पर H2 किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, दीज आर सिंबल्स हेल्प्स टू इंडिकेट दैट वाटर इज प्रेजेंट इन द स्टीम फॉर्म। ठीक है, ये आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं कि मतलब किस किस फॉर्मेट में। यहाँ पर कुछ दे रखा है कैटालिस्ट, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट क्या होता है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लेना, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट तो करता है, बट ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट के साथ रिएक्शंस को क्या करता है, मतलब इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्या करता है, द रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है। ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शंस में होता है बट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब जैसे कि मान लो यहाँ पर A + B, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, AB का, और हमने यहाँ पर कैटालिस्ट C ऐड कर लिया, तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा लेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा लेगा, बट ये जो प्रोडक्ट होगा उसमें बन के नहीं आएगा। ठीक है, उसी को हम कैटालिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए, यहाँ पर CO दे रखा है। CO क्या होता है, CO को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, CO बोलते हैं। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 को बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली जो रिएक्शन है ये किसकी है, फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में, ये क्या है, सनलाइट यहाँ पर कैटालिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है, ये इस रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प कर रहा है। क्या करने में हेल्प कर रहा है, फास्ट करने में हेल्प कर रहा है, मतलब रिड्यूस द टाइम ऑफ रिएक्शंस। मान लो एक रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है, बट अगर हम यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस को बढ़ा देते हैं तो यही रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट का हेल्प ले रहा है। ठीक है, कैटालिस्ट का मतलब काम कर रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इंडेक्स क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। यहाँ पर देखा, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, अगर आपने ये स्टार्टिंग से लेक्चर देखते आ रहे होगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को यहाँ पर आपका बैलेंस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, ये तो आपका कर लोगे, हाइड्रोजन क्लोरीन को बैलेंस करना है। यहाँ पर ये वाले मैं बैलेंस करके दिखा देता हूँ आपको। ये दो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड को यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ यहाँ पर रिएक्ट किया गया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम को 2 सब्सक्रिप्ट लग जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका उसके बाद यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, बेरियम सल्फेट का, BaSO4+, यहाँ पर किए AlCl3। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे। ये यहाँ पर रिएक्टेंट है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट बना रहा है और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो ये तो जैसे कि हमको क्या करना था, इस रिएक्शन को बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जैसे कि SO4 है। ठीक है, SO4 यहाँ पर हम ब्रैकेट में ले लेंगे। तो यहाँ पर कितने SO4 प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 SO4 प्रेजेंट है, बट यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितने हो गए, 3 SO4 हो गए। बट यहाँ पर जो बेरियम है उसकी क्वांटिटी भी 3 एटम हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 बेरियम हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 3 × 2। ठीक है, 6 एटम यहाँ पर क्लोरीन के हो चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, 3 प्रेजेंट है क्लोरीन के। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 एटम यहाँ पर क्लोरीन के हो गए, बट Al कितना, एल्यूमिनियम के 2 एटम हो चुके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम के ऑलरेडी यहाँ पर 2 प्रेजेंट है। तो ये क्या होगी, आपकी रिएक्शंस बैलेंस होगी। अब हम बात कर लेते हैं सोडियम को किसके साथ रिएक्ट किया गया, वाटर के साथ रिएक्ट किया गया है। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट विद इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसको अब आपको बैलेंस करना है। ये वर्ड फॉर्म में आपके पास दे रखा है। तो इसको बैलेंस कैसे करना है, तो यहाँ पर आपके पास क्या रखा है, बेरियम क्लोराइड दे रखा है। बेरियम क्लोराइड किस फॉर्म में दे रखा है, एक्वस फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि सॉल्यूशंस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है आपके पास सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट यहाँ पर कितना आ जाएगा, Na2SO4। ठीक है, अब ये फॉर्म क्या कर रहा है, ये यहाँ पर फॉर्म कर रहा है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, बेरियम सल्फेट का फॉर्म कर रहा है और उसके साथ क्या फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, एक्वस फॉर्म में। ठीक
ठीक है। ये यहाँ पर आपके साथ सॉलिड फॉर्म में जो आप सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है, सॉल्यूशंस अगर आपका यहाँ पर वर्ड आ जाता है तो वो हमेशा एक्वस फॉर्म में होगा, बाकी आप सॉलिड और गैस में प्रेजेंट होगा। तो इसको आपको बैलेंस करना है, आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको रिएक्शन लिख के बता दिया है, ये आपका सारा होमवर्क है, मैंने आपको बता दिया है कैसे बैलेंस करना है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोराइड एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस इन वाटर एंड वाटर, ठीक है। तो मतलब इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसको क्या करना है, सिंबल्स के फॉर्म में लिख लेना है। तो सिंबल के फॉर्म में क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, HCl भी यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, तो मतलब ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है। तो ये दोनों रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर NaCl का, और लास्ट में क्या बना रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये वाला आपके पास यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस बनती है, बस आपको जस्ट इसको बैलेंस करना है, सारे आइटम्स लेफ्ट और राइट में इक्वल कर देने। तो बैलेंसिंग तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से सिखाई है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना।